एक मित्र ने लिखा है, किसी वाहन में लयबद्ध झूलने की विधि पर बोलते हुए आपने अप्रतिरोध या नॉन रेजिस्टेंस की बात की। हमारे जीवन के संपूर्ण विकास के संदर्भ में इसे और विस्तार से बताने की कृपा करें। पिछली विधि जिसमें किसी वाहन में लयबद्ध झूलने की प्रक्रिया थी, या किसी ऐसे वाहन में जो करीब करीब स्थिर जैसा है, उसमें भी अदृश्य और इनविजिबल मोमेंट्स के साथ लयबद्ध झूलने से अपने अंदर केंद्रित होने की बात की गई थी। विधि में, प्रत्येक ध्यान विधि में महत्वपूर्ण है तुम्हारी सजग अवस्था, और हर विधि की एक अंतरात्मा होती है। इस विधि में जो महत्वपूर्ण बात वो है अप्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस। गहराई में देखें तो बातें तो हर विधि पर वैसे ही लागू होंगी। एक बात भी अगर कहीं से समझ ली जाती है तो उसका उपयोग फिर हर कहीं किया जा सकता है। ये कॉमन थ्रेड, ये एक समानता हर जगह हर विधि में पाई जाएगी। इस विधि में खास तौर से नॉन रेजिस्टेंस की बात थी, क्योंकि तुम वाहन में यात्रा करते समय अपने को स्थिर बनाने की कोशिश करते हो, रेजिस्ट करते हो, प्रतिरोध करते हो, और उससे ही हमारे अंदर कई किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं। इस अप्रतिरोध को तुम अपने पूरे जीवन पर फैला कर देख सकते हो, और तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी। तुम्हारे विकास क्रम में इस रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस का बड़ा ही रोचक योगदान होता है। जब तुम बच्चे हो, तुम अप्रतिरोध में हो, नॉन रेजिस्टेंस में हो। तुम्हारा विकास ज़्यादा सहज है उस समय, प्रसन्नता भी ज़्यादा सहजता से उपलब्ध है, स्वास्थ्य भी ज़्यादा सहजता से उपलब्ध है। तुम किशोर होते हो, फिर युवा होते हो, तब भी तुम्हारे अंदर एक स्वीकार भाव है और तुम अप्रतिरोध में हो, तुम एक नॉन रेजिस्टेंट स्टेट में हो, क्योंकि तुम युवा होना चाह रहे हो। तुम बचपन से युवा होने के बारे में सोचते रहे हो, तो युवा होना तुम्हारे लिए एक उपलब्धि की तरह है, जिसके साथ तुम सहयोग भी करते हो। कभी कभी तुम थोड़ी जल्दबाजी करते हो, इसलिए उत्तेजना आती है। जैसे जो बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, टीन एज में, उनको अपनी अक्षमता का, अपनी इनकैपेबिलिटीज़ का जब एहसास होता है और अपने से परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए लोगों को जब वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि वो कब दिन आएगा जब जल्दी ही वो भी वयस्क होंगे और वो सब स्वतंत्रता से कर पाने के लिए आज़ाद होंगे जो वयस्क कर रहे हैं। हर वयस्क उनको आदेश दे रहा है, उनको कोई न कोई सुझाव दे रहा है। किशोर
इस बात से कुंठित हैं। इसीलिए किशोर अवस्था बड़ी कुंठा की अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा। तो जल्दबाजी उत्तेजना तो लाती है, तो इसलिए युवा अवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो उत्तेजना है। तुम हर बात के लिए जल्दबाजी में हो, उत्तेजना में हो। फिर जब युवा अवस्था के बाद तुम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो या वृद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ाते हो, एकदम से तो कोई वृद्ध नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, उस अवस्था के लिए तुम बहुत प्रतिरोध करते हो, रेजिस्टेंस करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कंडीशनिंग आ गई है, तुम्हारे अंदर एक सोच आ गई है कि तुमको बड़ा नहीं होना है, या तुमको वृद्ध नहीं होना है, या वृद्धावस्था खराब है, या युवावस्था का समाप्त हो जाना एक दुर्घटना है। ऐसी ही बातें तुम्हारे मन में डाली गई हैं। तो जैसे ही युवावस्था की सीमा रेखा पर कोई पहुंचता है, उस थ्रेशोल्ड पर, अब सबकी एवरेज सीमा रेखा अलग हो सकती है और व्यक्तिगत सीमा रेखा अलग हो सकती है। कोई 30 साल के बाद ही अपने को बड़ा होता हुआ मान सकता है, तो कोई 35 में, तो कोई 40 में। 40 के बाद तो आम तौर से लोग अपने को बड़ा होता हुआ मान ही लेते हैं। सही भी है, लेकिन तुम देखो कि जैसे ही तुम उस सीमा रेखा के आगे बढ़ते हो, तुम्हारे लिए बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं, शारीरिक समस्याएं भी और मानसिक समस्याएं भी। इस पर एक गहरे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की ज़रूरत है कि क्या समस्याएं उतनी ही वास्तविक हैं जितनी दिखाई देती हैं, या इसमें तुम्हारी गैर ध्यानपूर्ण अवस्था का, जिसको तुमने अपने प्रतिरोध के कारण पैदा कर लिया है, उनका योगदान है। किशोर से युवा बनाने का कोई प्रोडक्ट बाजार में नहीं है, कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई टॉनिक नहीं है। जो हैं भी वो काम चलाऊ हैं, उन पर तुम अगर ना भी ध्यान दो तब भी काम चलता है। लेकिन तुम्हारी बढ़ती उम्र को रोकने के प्रोडक्ट्स से मार्केट भरा पड़ा है। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ कैसे ना आएँ, तुम्हारी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कैसे रोका जा सके, पूरा बाजार इस तरह की व्यवस्थाओं से, उत्पादों से भरा है। और फिर तुम्हारे जिम हैं, तुम्हारे योग की प्रक्रियाएं हैं, तरह तरह के सब जो केंद्र हैं, वो तुम्हें ये आश्वासन देते हैं कि अगर तुम इन सब का उपयोग करोगे तो तुम्हारी बढ़ती उम्र पर कुछ नियंत्रण लग जाएगा। तुम्हारे अंदर एक गहरा रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि व्यक्ति के अंदर जितना रेजिस्टेंस है, जितना प्रतिरोध है, उतनी ही जल्दी वो वृद्ध होता है, शरीर से भी और मन से भी। जिन जिन संस्कृतियों में और जिन जिन व्यवस्थाओं में ये प्रतिरोध थोड़ा कम हुआ है, तुम देखोगे कि वहाँ युवावस्था की जो सीमा रेखा है वो आगे बढ़ गई। लेकिन आगे ही बढ़ी है, समाप्त नहीं हुई है। शरीर तुम्हारे मन और शरीर की व्यवस्था का एक मिला जुला ढंग है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे विचार और अनुभवों की कौन सी धाराएं बह रही हैं, उनसे सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो अपनी उम्र बढ़ने से लोग जितने चिंतित हैं, उतना ही ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनको समस्याएं भी होती हैं, उतनी ही ज़्यादा उनको बीमारियां भी होती हैं। क्योंकि शरीर का डिके होना, उसका क्षय होना
तब ज़्यादा तेज़ी से प्रारंभ हो जाता है जब उसको रोकने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। जैसे अगर तुम अपनी मुट्ठी को खोलना चाहते हो, उसको बहुत ज़ोर से बंद करोगे, जितनी ज़ोर बंद करोगे उतनी ही जल्दी उसके खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। आहिस्ते से तुम बंद करे रखोगे तो तुम बहुत देर तक भी बंद किए रह सकते हो। खुले हाथ हों तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कब बंद हुए, कब खुले, कब इधर उधर गए। लेकिन अगर तुम बहुत कस के अपनी मुट्ठियाँ बांधो तो उसकी जो विपरीत ऊर्जा है वो उसको खोलने के लिए जल्दी ही बाध्य कर देगी, कंपेल कर देगी और वो जल्दी ही खुल जाएंगी। शरीर के ऊपर भी विपरीत दबाव जब पड़ना प्रारंभ होता है कि वो अपनी गति से यात्रा कर रहा है, तुम उसको अलग तरह से यात्रा करने देना चाहते हो, फिर तुम्हारे मन में बहुत सारी छवियां हैं, इमेजेस हैं, जिनके बारे में तुमको पता भी नहीं है कि वो सही हैं या गलत हैं, और तुम एक लड़ाई लड़ने लगते हो। उस कारण शरीर का डिके ज़्यादा होता है, शरीर का क्षय ज़्यादा होता है। बढ़ती उम्र समस्या नहीं भी हो सकती है अगर इस विधि से देखें, इस विधि के अंतरात्मा के ढंग से। तो तुम अगर शरीर की यात्रा को लयबद्ध ढंग से चलने दो, वो जैसे भी आगे जा रहा है उसके साथ तुम पूरा सहयोग करते हुए आगे चलते रहो, मानसिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, तो तुम देखोगे कि बड़ी सहजता है। तुम्हें कब क्या ज़रूरत है ये तुम्हारा शरीर और मन अच्छे से जानता है। लेकिन कई बार तुम्हारी जानकारी भी आड़े आ जाती है। तुम्हारी जानकारी तुम्हारे लिए कुछ और आवश्यकताओं को पैदा करती है जो वास्तविक आवश्यकताओं से भिन्न होती। हर वक्त पे शरीर और मन की अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन उनको पूरा करने की व्यवस्था प्रकृति तुम्हें स्वयं देती है। फिर तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके लिए तुम एक शास्त्र निर्मित करते हो, और बहुत सारा चिकित्सा जगत और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी स्यूडो बिजनेस में, इस छद्म व्यापार में संलग्न है, जो तुमको तरह तरह के विटामिन, मिनरल और पता नहीं क्या क्या सप्लाई करते हैं। शरीर को क्या चाहिए इसे तुम्हारा शरीर ही सबसे ज़्यादा अच्छे से समझता है। और जब कोई अपने शरीर की लय के साथ जीने लगता है, जिसको बॉडी विजडम भी कहते हैं, शरीर की प्रज्ञा कहते हैं, तो शरीर ही तुम्हें फिर गाइड करता है। अक्सर देखा गया है कि अगर तुम सहज विकास में हो और बहुत ही शांत हो तो तुम्हारा शरीर जब उसे ज़रूरत होती है तो वो अलग आकार भी लेता है, जैसे कभी फैट गेन करता है, कभी लूज़ करता है। तो सहजता में कभी कभी तुम देखोगे कि तुम कभी दुबले हो जा रहे हो, कभी थोड़े मोटे हो जा रहे हो, कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है और तुम बढ़ते जा रहे हो। जैसे तुम बच्चों पर ध्यान दो या जो किशोर हैं उन पर ध्यान दो, वो अपने ही ढंग से बढ़ रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। हमारे ऊपर एक दबाव होता है बाज़ार का भी, जैसे एक ख़ास किस्म का फिगर है और उसका प्रचार ज़्यादा कर दिया जाए और तुम वैसे ही होना चाहो, तो हर किसी का शरीर उसके लिए नहीं बना हो सकता है। और अगर तुम उसमें फिट होने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो तुम हो सकता है कई समस्याओं के शिकार हो जाओ। किसी का शरीर किसी ढांचे में फिट होने के लिए बनाया गया है और किसी का शरीर किसी खास ढांचे में फिट होने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही तुम्हारा मन भी है।
तुम्हारे मन में खास किस्म के विचार और ख़ास किस्म की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये हर तरफ से तुम्हारे ऊपर आक्रमण है। समाजशास्त्रीय आक्रमण है, पारिवारिक सांस्कृतिक आक्रमण है, रिलीजियस आक्रमण है, धार्मिक आक्रमण है। हर तरफ से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर एक दबाव है और हर कोई तुम्हारे मन को एक खास ढांचा, एक खास फ्रेम दे देने के लिए तैयार है। दुर्घटनावश शरीर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति मन की हो जाती है। शरीर में तो फिर भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, मन की जब बात आती है तब थोड़ा और सटल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। मन के तल पर अलग अलग किस्म के ढांचे जब दबाव के साथ मन पर डाले जाते हैं तो उसका जो नाजुक ढांचा है, जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, वो कई बार रैप्चर होता है। तो लोगों को तरह तरह की मानसिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तुम्हारा मन एक स्वतंत्र चिंतन, एक स्वतंत्र चुनाव और स्वतंत्र प्रवाह के लिए बना है, जो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का ही एक एक्सप्रेशन है, उसकी एक अभिव्यक्ति है। लेकिन हर तरफ से मन को एक ढांचा देने की कोशिश है, उसको एक फ्रेम देने की कोशिश है। जैसे बाहर से तुमको एक फिगर देने की कोशिश है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी एक फिगर देने की कोशिश है। और उस मेंटल फिगर के प्रयास में या मानसिक ढांचे के प्रयास में मन टूट फूट जाता है, तो तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर हम बच्चों को शुरू से ही ऐसे विकसित कर सकें कि उन्हें हम कोई ढांचा ना दें, बल्कि विकसित होने की, अनुभव करने की और स्वतंत्रता पूर्वक उनकी आंतरिक ऊर्जाओं के बहने की व्यवस्थाएं उनको दे पाएं, तो शायद वो ज़्यादा स्वस्थ रह पाएं, शायद उनके लिए जीवन ज़्यादा सरल हो पाए। जितने दिन लोगों को जीना हो सकता है उतने दिन वो बड़े ही सुंदर, स्वस्थ और युवा जी सकें। युवा एक मिथ है, क्योंकि युवा से तुमको लगता है कि तुम फिर बाहरी बातों के बारे में ही सोचने लगते हो। युवा का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, तुम्हारे अंदर की जो सक्रियताएं हैं, वो सब बनी रहें, तो तुम युवा कहे जाओगे। तुम्हारा शरीर उस सब में कोऑपरेट कर सकता है, करता भी है। कई लोग जो अनजाने में भी इस फिज़िकल और मेंटल रेजिस्टेंस से बाहर हो जाते हैं, वो पूरी उम्र एक लचीलेपन में, एक सहजता में बिता लेते हैं। कभी कभी तुम देखो किसी खास विचार में उलझ जाने के कारण या उसमें संघर्ष के कारण तुम बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हो। अगर इन छोटी छोटी बातों से बचा जा सके, इस रेजिस्टेंस से बचा जा सके, तो बड़ा भारी अंतर हो सकता है। तुम्हें पता ही होगा कि कभी कभी अगर तुम्हारे मन पर बहुत दबाव पड़ जाए, गहरा धक्का लग जाए, तो उस मन के ढांचे के चरमराने के कारण तुम्हारा शरीर जब उसके प्रभाव से गुजरता है, तो तुम्हारे शरीर की उम्र कई बार छलांग लगा के आगे बढ़ जाती। कई बार ऐसा हुआ कि किसी सदमे से गुजरने के कारण व्यक्तियों के कुछ ही दिनों में बाल सफ़ेद हो गए, कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं, कुछ ही दिन में उनको तरह तरह की समस्याएं हो गईं जो उनको कभी भी नहीं थी। इसका विपरीत भी देखा गया है। कभी किसी व्यक्ति के अंदर एक सजगता की धारा प्रवेश कर जाए, प्रेम की धारा प्रवेश कर जाए, तो कुछ उल्टा भी चला जाता है। शरीर पीछे चला जाता है, व्यक्ति ज़्यादा युवा लगने लगता है।
अब युवा लगने की जो बात बार बार कही जाती है, उसमें तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे बाल काले ही होंगे, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होंगी। कई बार तुम 25-30 साल के लोगों को भी अगर देखो तो वो बड़े वृद्ध नज़र आ सकते हैं, उनके अंदर कोई चमक नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। ये रोशनी का होना, उस आंतरिक ऊर्जा का पूरी सक्रियता से प्रकट होना ही युवापन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र तो आगे जा चुकी है, लेकिन उस तरह से वृद्ध वो नहीं दिखते हैं। उनके अंदर एक प्रकाश है, एक चमक है, और कभी कभी उनको देखकर तुम धोखा भी खा सकते हो उनकी उम्र के बारे में। कई ऐसे ध्यानियों को मैं जानता हूँ जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी, और जब लोग उनसे मिलते हैं तो अचानक समझ नहीं पाते कि उम्र कितनी होगी। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन तुम जब फिर गौर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, उम्र तो है, शरीर पर उसके लक्षण भी आए हैं, उतने नहीं आए हैं, लेकिन जिस चीज़ ने उसको ढक लिया है वो है उनकी आंतरिक रोशनी, उनकी इनर लाइट। ये वही लोग हैं जो रेजिस्ट नहीं करते, जीवन की परिस्थितियों से भी रेजिस्ट नहीं करते, उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं से भी रेजिस्ट नहीं करते। मेरा तो यही देखना रहा है कि खास उम्र के बाद हम रेजिस्ट बस एक ही काम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या हम ये नहीं होने देंगे। बच्चे अपने संघर्ष में हैं, माँ बाप अपने संघर्ष में हैं, और हर चीज़ कितनी व्यर्थ है। अगर तुम एक बार इस पर देखोगे तो तुम खुलकर हंस सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े जोक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि तुम रेजिस्ट करोगे या ना करोगे, इससे दुनिया पर या ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुम अपनी मूर्खताओं के कारण, केवल अपनी जड़ मान्यताओं के कारण रेजिस्ट कर रहे हो। तुम एक सर्व स्वीकार की नॉन रेजिस्टेंट भावदशा में भी हो सकते हो कि संभव है, ये भी ठीक है। जब तक कोई चीज़ बहुत आक्रामक नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती है, तुम अप्रतिरोध में रह सकते हो। किसी का कोई व्यवहार, कोई बात, कोई शैली अगर तुम्हारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है तो तुम अपनी बात रख सकते हो। लेकिन अगर नहीं करती है और फिर भी तुम प्रतिरोध करते हो तो ये तुम्हारी केवल रुग्णता है, बीमारी है। इससे तुम बीमार पड़ोगे, पढ़ते हो, पढ़ते रहे हैं लोग, और एक कंडीशनिंग का दुष्चक्र प्रारंभ होगा। तो मुझे लगता है कि एक सर्व स्वीकार की चेतना का बनना ज़रूरी है। शारीरिक ढांचों को इनकार करने की ज़रूरत है और मानसिक ढांचों को इनकार करने की ज़रूरत है। अगर तुम शारीरिक ढांचों का इनकार करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे, और तुम मानसिक ढांचों का इनकार करोगे तो भी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे। क्योंकि मानसिक ढांचों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हर प्रोडक्ट अपने को दूसरे से बेहतर साबित करने में एक लड़ाई लड़ रहा है। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पौधों को विकसित होना कोई सिखाता नहीं, नदियों को बहना कोई सिखाता नहीं, पक्षियों को उड़ना भी कोई नहीं सिखाता। कहीं उनके लिए भी ये धार्मिक स्कूल खुल गए होते तो पौधों, पक्षियों, नदियों का पता नहीं क्या हाल हुआ होता। ये अच्छी बात है कि उनके यहाँ गुरु नहीं होते। सब पौधे अपने ही ढंग से, अपनी अंतः प्रज्ञा से
विकसित होते हैं। नदियाँ अपनी आंतरिक ऊर्जा से अपने मार्ग तलाश लेती हैं। पंछी अपनी ही एक आंतरिक क्षमता से उड़ने की व्यवस्थाएं सीख लेते हैं। एक मनुष्य है जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर प्रश्न तुम्हारे लिए ये उठेगा, क्या किसी भी चिंतन, व्यवस्था, विचार की कोई ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, लेकिन उसे थोपने की ज़रूरत नहीं है। वो होनी चाहिए, उन पर काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और फिर व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनने की स्वतंत्रता ही चुनाव रहित सजगता है, चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस भी जब आई तो लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात थी, फिर लोगों के ऊपर वो भी हावी हो गई, एक ढांचा बन गया। चॉइसलेस, चुनाव रहित का अर्थ कुछ भी चुनना नहीं है, बल्कि चुनने की परम स्वतंत्रता है। क्योंकि मनुष्य हैं हम, तो तुम कुछ न कुछ चुनोगे। तुम यहाँ बैठना चुनोगे, तुम खड़े होना चुनोगे, तुम सामने खड़े होगे, तुम दीवार और दरवाजे के बीच में से दरवाजे से निकलना चुनोगे। लेकिन अपने विवेक को तुम पूरा जागृत करके, अंधेपन में नहीं, जितना तुम अपने विवेक को जागृत करके चलोगे उतना ही चुनने की स्वतंत्रता आएगी, तुम चॉइसलेस होगे। आदर्श की बातें और आदर्श लोग ये सब खतरनाक है। मानवीय विकास के लिए अभिशाप है। तुम्हारे शारीरिक मानसिक ढांचे के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। कभी कोई आ जाएगा तुमसे कहेगा कि वो 4 घंटे सोता है, तो कोई कहेगा वो 3 ही घंटे सोकर काम चला लेता है, और तुम अपने अंदर इन्फीरियर महसूस करने लगोगे क्योंकि तुम 6 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो। सवाल ये है कि तुम्हारा बॉडी माइंड मैकेनिज्म किस तरह से डिजाइन्ड है, तुमको इसकी खोज करनी है। किसी के अनुसरण अनुकरण की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई 2 ही घंटे सो के काम चला लेता हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो बिना सोए ही काम चला लेता हो, लेकिन वो तुम्हारा आदर्श नहीं हो सकता। और हमारी विडंबना यह है कि हम आदर्श हमेशा अपने से विपरीत चुनते हैं। ये भी रेजिस्टेंस है हमारा, क्योंकि हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी है और वो हमसे विपरीत आदर्शों को चुनने के लिए दबाव डालती। हम अपने ही जैसा आदर्श, यानी कि अपनी ही व्यवस्थाओं के अनुकूल शायद ही कभी चुनते हों। ये बड़ी विडंबना है। इसमें और रेजिस्टेंस पैदा होता है। तुम्हारे अंदर एक बड़ा खिंचाव, बड़ा दबाव पैदा होता है। अक्सर ये देखा गया मनोवैज्ञानिक रूप से कि एक आध्यात्मिक गुरु अगर आए, एक बुद्ध आए और वो अपनी खास किस्म की देशना देना प्रारंभ करे, तो ज़्यादातर उसके आसपास उसकी देशना से विपरीत मानसिकता के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसको विपरीत के आकर्षण का नियम कहते हैं। अक्सर लोग अपने से विपरीत व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। विपरीत आकर्षित करता है। जैसे कोई गुरु है और वो तुमसे अहिंसा की बात करे, तो उसके अनुयायी ज़्यादातर हिंसक लोग बन जाएंगे, क्योंकि हिंसक लोगों के लिए अहिंसा की बातें एक बाम का काम करेंगी, एक मरहम का काम करेंगी, और उनको अच्छा लगेगा सुन के। कोई सद्गुरु अगर सजगता की बात बहुत कर रहा है, होश, तो उसके पास ज़्यादातर
असजगता और बेहोश लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है बीच बीच में चौंक कर, हाँ होश तो होना चाहिए, सजग तो होना चाहिए। अगर कोई ध्यान की ज़्यादा बात कर रहा है तो बहुत तय है कि उसके आसपास गैर ध्यानी लोग इकट्ठे हो जाएं। गणित के ढंग से मैंने देखा है ये 80% और 20% का आंकड़ा बना रहता है। 20% तो अच्छे लोग, समझदार, अलाइनमेंट, सामंजस्य वाले लोग होते हैं। 80% लोग विपरीत वाले होते हैं, और कई बार विपरीत लोग ज़्यादा हावी हो जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती, बहुमत उनके पास होता है। और कालांतर में जब व्यक्ति विदा हो जाता है और किसी व्यवस्था को जो लोग चला रहे होते हैं वो ठीक विपरीत लोग होते हैं। राष्ट्रों के साथ भी यही दुर्घटना होती है। जिन राष्ट्रों की एक खास सांस्कृतिक व्यवस्था होती है जिसका उन्होंने विकास किया होता है अपने अच्छे समय में, धीरे धीरे उसका पोषण करने वाले और उसको आगे ले जाने वाले लोग उस विचार के विपरीत लोग होते हैं, और कालांतर में बातें तो वही रह जाती हैं लेकिन सारे के सारे विपरीत काम करने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम राष्ट्रों के विकास को देखोगे तो संस्कृतियाँ जिन विचारों को लेकर ऊंचाई पर उठी होती हैं वही विचार सबसे गर्त में होते हैं। बातें तो होती हैं लेकिन सब कुछ बिल्कुल धूल धूसरित हो चुका होता है। जैसे भारत में इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई की स्थितियां उपलब्ध हुईं, और कालांतर में जिन लोगों ने फिर उन आध्यात्मिक मूल्यों का पोषण, नरिशमेंट प्रारंभ किया, तो 20% तो जागृत लोग थे जो सचमुच में जानते थे और कुछ कर रहे थे, लेकिन जो ज़्यादा काम करने वाले लोग थे वो 80% मेजॉरिटी भीड़ वाले लोग थे, और उनके हाथ में वही बातें बिल्कुल गैर आध्यात्मिक होकर पड़ गईं। तुम देखोगे कि भारत में अध्यात्म के नाम पर अध्यात्म नहीं है। मंदिर दुकानें बन चुके हैं, ज़्यादातर जो अच्छे विचार थे पता नहीं कहाँ खो गए हैं, क्योंकि उनको समझने वाले अब लोग नहीं हैं, उनकी चर्चा करने वाले लोग विपरीत लोग हैं। ये राष्ट्र हो या हमारा शरीर हो, हमें इसको देखना पड़ेगा कि विकास क्रम में जब हम प्रतिरोध करते हैं तो आदर्श निर्मित होते हैं और विपरीत आकर्षण पैदा होते हैं, और वो सब हमको तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं। अगर हम अपनी लय को ढूंढ पाए तो अस्तित्वगत मार्गदर्शन हमको मिलेगा, बड़ी सहजता होगी और जीवन ज़्यादा संतुलित और ज़्यादा सुंदर हो।